सो गाइज गुड इवनिंग। अभी यूनिट 4 की जो है वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन की वो यहाँ पे आ चुकी है, बना रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली वीडियो जो इससे पहले वाली वीडियो थी यूनिट 5 की, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैंने सोचा कि यूनिट 4 की भी बना देनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 40% कवर कर दिया है। तो आप अपनी तरफ से एक यूनिट कर लेना, या फिर मुझे इस पर रिस्पॉन्स अच्छा दिखा तो हो सकता हो मैं कल सुबह 2 बजे पेपर आएगा दोपहर में, तो हो सकता हो मैं एक और वीडियो डाल दूँ। तो बिना देरी के यूनिट 4 को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 4 में ये 5 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ये दोनों चीज़ें फॉल करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, तुम्हारे अगर दिमाग में कोई एक यूनिक थॉट आ रहा है, ठीक है, जो इससे पहले किसी के दिमाग में नहीं आया, या फिर किसी ने तुम्हारा खुद के अपनी तरीके से एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है, तो वो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई बुक है या कोई भी आर्टिकल है, उसका जो ऑथर है वो उस ऑथर का जो आर्टिकल है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यहाँ देख सकते हो तो मैं लिखा हुआ है। और कोई लोगो डिजाइनर लोगो बना रहा है ना, तो वो उसकी अल्टीमेटली कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। राइट, इतना समझ में आ गया होगा। अभी आगे इसके राइट्स क्या होते हैं, देखो ये क्या करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये ना जो ओनर होता है उसका, उसको एक्सक्लूसिव राइट देता है कि केवल वही यूज कर सकता है इसको, है ना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो उस बंदे की, मतलब जिस स्पेसिफिक बंदे की वो है ना, वो उसकी क्रिएशन दिखाता है। और ये किसी भी टाइप की हो सकती है, ये इन्वेंशन हो सकती है, ये लिटरेरी हो सकती है, जैसा कि यहाँ तुम देख सकते हो, ये कोई इन्वेंशन हो सकती है, लिटरेरी हो सकती है, आर्टिस्टिक वर्क्स, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। राइट। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो दो टाइप में क्लासिफाई की गई है। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल में, है ना, और एक करी गई है कॉपीराइट में। अभी इंडस्ट्रियल को समझते हैं, तो इंडस्ट्रियल में बेसिकली क्या होता है, इन्वेंशंस वाला पार्ट आता है, पेटेंट्स वाला काम आता है, ट्रेडमार्क्स आते हैं, है ना। तो इंडस्ट्रियल में ये आता है ना। अभी हम लोग बात करें कॉपीराइट, नाम से समझ में आ रहा है, जैसे किसी का, फॉर एग्जाम्पल, किसी का काम है, किसी ने आर्टिकल लिखे हैं, किसी ने नोवेल लिखी है, किसी ने पोएम लिखी है, किसी ने थिएटर्स लिखे हैं, किसी ने ड्रामाज लिखे हैं, तो वो सब चीज़ें कॉपीराइट में आती हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे थॉरोली। ठीक है, तो अभी आई गेस तुम्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं पेटेंट की। ठीक है, पेटेंट बेसिकली होता क्या है? तो देखो, पेटेंट बेसिकली एक इन्वेंशन को मिलता है। ठीक है, अगर कोई किसी इंसान ने कोई इन्वेंशन करी है, तो और वो इन्वेंशन जो है, इसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन पॉइंट समझना, वो यूनिक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पहले से ही बनी हुई है, मैंने उसको वापस से बना दिया तो वो मैं पेटेंट करा सकता हूँ, नहीं। पेटेंट जो है वो एक इन्वेंशन का होता है जो कि यूनिक होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई नई चीज़ बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, किसी ने प्रोसेसर में कुछ यूनिक ही बना दिया, कुछ नया ही बना दिया, कि उसकी टेक्नोलॉजी वो है, सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, तो वो उसका पेटेंट करा सकता है। राइट, किसी ने कोई मशीन बनाई है, किसी ने कोई ई बाइक बनाई है जिसमें कोई नया फीचर है, तो वो उसे पेटेंट करा सकता है। तो पेटेंट इस तरीके से काम करता है। पेटेंट बेसिकली होता क्या है, ये गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होता है कि एक्स बंदे ने ये वाई इन्वेंशन करी है एंड इसका पेटेंट इनके पास है। पेटेंट एक बार अगर किसी चीज का मिल गया, तो फिर उसे तुम्हारी बिना परमिशन के या ओनर की बिना परमिशन के कोई भी यूज नहीं कर सकता। राइट, कोई कहीं भी दिखा नहीं सकता, कोई उसे बेच नहीं सकता बिना ओनर की परमिशन के। ठीक है, पेटेंट का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी तुम्हें ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये पेटेंट नाम की चीज बनाई क्यों गई है और इसे ग्रांट क्यों किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई चीज बना रहा हूँ नई, ठीक है, एंड मैं उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरी चीज इतनी अच्छी है, वो ज्यादा बिक रही है, कोई और बंदा आके सेम मेरी चीज को खरीद के उसकी कॉपी करके वो भी बनाना स्टार्ट कर दे एंड वो भी बेच दे। ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें R&D डिपार्टमेंट पूरा मेरा लगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट था मेरा लगा, लेकिन वो बंदा आया, उसने कॉपी किया एंड उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज एक तरीके से लॉस की नज़र में गलत है। तो गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया, पेटेंट को ग्रांट करना, एंड इसी वजह से पेटेंट को जो है वो ग्रांट किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो, डुप्लीकेसी होने से बचे। ठीक है, अभी पेटेंट एक्ट जो है वो 2002 में लॉन्च हुआ था। इसके सैलिएंट फीचर तुम समझ गए होगे। ठीक है, एक पेटेंट की जो ड्यूरेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एक पेटेंट फाइल कर रहा हूँ,
तो जब भी वो ग्रांट होगा, इसके बीच का प्रोसेस बहुत लंबा है, वो मैं तुम्हें बता दूँगा कैसे होता है। तो बेसिकली एक पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स तक वैलिड रहता है, ठीक है? 20 साल तक तुमसे तुम्हारा जो पेटेंट है वो कोई नहीं छीन सकता, ना कोई कॉपी कर सकता। इन केस अगर वो करता है तो उसे ब हम बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है? इन्फ्रिंजमेंट पे आने से पहले तुम ये सब पढ़ सकते हो, बहुत आसान-आसान से पॉइंट है ये जो मैंने तुम्हें समझा दिया उसी में से है, ठीक है? तो अभी प्रोसीजर पे आते हैं कि पेटेंट ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या है, पेटेंट ग्रांट कैसे होता है बेसिकली। तो इसमें थोड़ा लॉन्ग है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो मैं तुम्हें इसे एक हल्के से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा देता हूँ, ठीक है? तो देखो सबसे पहले जो है वो जिसका भी एक इन्वेंशन होती है वो पेटेंट को फाइल करता है, ठीक है? फाइल करने के बाद वो पेटेंट जो वो जो एप्लीकेशन है जो ओनर ने फिल की है वो पब्लिश होती है, ठीक है? पब्लिकेशन के पास जाती है। इसके बीच में 18 मंथ्स तक का गैप रहता है। अगर 18 मंथ्स के बाद भी ये पब्लिश होने नहीं जा रही है तो फिर वो जो एप्लीकेशन है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है? अब एप्लीकेशन डाल दी, वो पब्लिश हो गई। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो एप्लीकेशन में जो पेटेंट के लिए क्लेम कर रहा है, वो पहले से ही किसी का बना हुआ है ना? तो अब ये तो दिक्कत हो जाएगी ना कि पहले से ही बना हुआ है और उसका भी पेटेंट हमने दोबारा दे दिया, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, जब वो पब्लिश होता है, तो वो पब्लिक में रहता है एंड जो भी उसे अपोज़ करना चाहे, जैसे किसी के भी मान लो क्लेम्स है कि इसमें मेरी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या मेरा कुछ यूज़ हो रहा है, थर्ड पार्टी कोई आती है, तो उसके जो है प्रोसीजर होते हैं, उसकी हियरिंग होती है एंड उसके बाद जो पेटेंट कमिटी में जो एक बोर्ड के ऑफिसर बैठते हैं, वो उस पे डिसीजन लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ जो फाइल कर रहा है, उसने सही से सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो वो उसे ग्रांट करते हैं, अदरवाइज़ वो उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं एंड वहीं पे पेटेंट कैंसल हो जाता है। नहीं तो आगे जाके पब्लिश होने के बाद अगर कोई भी ऑपोज़िशन नहीं है, ठीक है? तो वो जाता है अगली स्टेज पे जिसे हम कहते हैं एग्ज़ामिनेशन। उसे एग्जामिन किया जाता है उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को। एग्जामिन करने के बाद उसका जो है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट को इश्यू किया जाता है, ठीक है? और इश्यू करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है उसको देखा जाता है। अगर वो रिस्पॉन्स सही आता है तो उस पेटेंट को ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है? इन केस नहीं होता तो उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अब मान लो कि अ, रिस्पॉन्स जो है वो फिल कर दिया लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है क्योंकि पेटेंट ग्रांट करना इज़ अ बिग थिंग, ठीक है? ढंग के से चेक करना होता है कि पहले से ही किसी का तो नहीं बना। मान लो कोई और इश्यूज़ आते हैं, कोई और चीज़ें पूछनी होती हैं, तो वो फिर फर्दर एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट से देखी जाती हैं, उसकी हियरिंग होती है, कोई भी क्वेश्चन्स होते हैं तो जो पेटेंट फाइल कर रहा है उसको बताना पड़ता है। अगर नहीं बता पाता ढंग से तो रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, अगर बता देता है तो ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है? अब ये ग्रांट होने के बाद इसको नोटिफ़ाई कर दिया जाता है कि हाँ, इनको पेटेंट ग्रांट हो गया है। उसके बाद वो पब्लिक कर दिया जाता है जिसमें बता दिया जाता है कि एक्स बंदे के नाम पे वाई पेटेंट आ गया है। अब ग्रांट होने के बाद भी अगर मान लो कोई कहता है कि ये मेरा है, कोई और क्लेम करता है कि नहीं ये पेटेंट इनका नहीं है, यूनिक नहीं है, ये मैंने बना रखा है इससे पहले, तो उसके लिए भी वो ओपन रहता है पब्लिकली, तो वहाँ से जाके भी कोई पेटेंट के लिए ऑपोजिशन फाइल कर देता है एंड वापस से ये पूरा प्रोसीजर चलता है। तो आई होप तुम्हें पेटेंट फाइलिंग का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर तुम सिंपल ये वाली जो लाइन है इसे भी सिंपल याद करके चले जाओगे तो बहुत ही आसान तरीके से तुम इसे लिख सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं कि ठीक है भाई पेटेंट मिल भी गया अगले बंदे को। अब पेटेंट मिलने के बाद क्या? पेटेंट मिलने के बाद कुछ नहीं भाई, मौज उड़ाओ। अपना जो तुम्हारी यूनिक टेक्नोलॉजी है उसे बेचो, उससे पैसे कमाओ, कुछ भी करो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। बट अगला केस निकल के आता है जहाँ पे तुम्हारे पेटेंट को कोई कॉपी कर ले या कुछ कर ले। इस केस में तुम क्या करोगे? तो इन्हें हम कहते हैं इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज़। अब इन्फ्रिंजमेंट भी 2 टाइप का होता है। इन्फ्रिंजमेंट बेसिकली क्या होता है? एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है? यहाँ तुम देख सकते हो। अब डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट वो होता है जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक बाइक बनाई, ई-बाइक बनाई, ठीक है? और उसमें मैंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करी ताकि जिससे मैं उसकी जो बैटरी लाइफ़ है उसको बढ़ा सकूँ। एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कोई भी एक्स टेक्नोलॉजी मान लो, ठीक है? अब डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? वो बैटरी या फिर वो टेक्नोलॉजी मैंने अपने नाम करा रखी है, मेरा पेटेंट है उसपे। कोई और ब्रांड आता है एंड वही सेम टेक्नोलॉजी वो लेके बाइक बनाने लगता है एंड उसे बेचने लगता है, उससे रेवेन्यू कमाने लगता है।
तो वो आता है डायरेक्ट में। मतलब तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी है उसके सब्सटेंशियली क्लोज, ठीक है, या तो वही या उसके बहुत ही पास की चीज कोई बंदा बना के बेच रहा है या फिर उसे मार्केट कर रहा है ना, उसे कमर्शियली यूज कर रहा है, ठीक है, और बिना ओनर की परमिशन के, ठीक है, तो वो होता है डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि मेरी एप्लीकेशन, मेरी पूरी टेक्नोलॉजी में से केवल मेरी जो बैटरी है उसको निकाल के, मतलब एक्चुअली बेसिकली मेरी बैटरी नहीं, बट उस बैटरी को जैसे मैंने डिजाइन किया है वो निकाल के अपनी मशीन में लगा के बेच रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड मेरी फोटो, मेरे पेटेंट की फोटो लगा के बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। ये हो सकता हो इसमें इंटेंशन हो इन्फ्रिंजमेंट करने की या ना भी हो, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे में नहीं आएगा तो इसके बारे में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा पेटेंट वाला जो टॉपिक है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो, अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो इस केस में जितना भी नुकसान होता है पेटेंट का, जितनी भी उस बंदे की सेल्स रह गई उसकी वजह से, मतलब जितना भी जिसने इन्फ्रिंजमेंट किया उसकी जितनी भी सेल्स हुई है, जितना भी कुछ हुआ है, उसकी पूरी भरपाई उसको की जाती है जिसका पेटेंट था, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट की। पेटेंट समझ में आ गया होगा, एक सेकंड में टाइम देख लूँ बस कि कितना टाइम की वीडियो बन गई है। ठीक है, 11 मिनट की है, आराम से हो जाएगा। हमारा कॉपीराइट ही बच रहा है इस कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क 2 मिनट का है, कॉपीराइट को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? ट्रेडमार्क जो पेटेंट था वो तो लग गया इन्वेंशन पे। अब किसी की पोयम है, किसी की ड्रामा है, किसी का लिटरेचर है, किसी ने लिखा है, उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है, किसी ने बुक लिखी है उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहाँ पे आई कि कोई किसी और ने वही सेम बुक पब्लिश करके उसको बेच डाला और उससे प्रॉफिट कमा लिया। असली नुकसान किसका हुआ? जिसने वो ओरिजिनली लिखी थी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसे उस केस में क्या होगा, उस बंदे का तो नुकसान हो गया, तो वो कॉपीराइट फाइल कर सकता है। कॉपीराइट होती है बेसिकली ऐसी चीजों पे, तुम्हारी पोएम्स पे हो गई, लिटरेचर पे हो गई, इन सब पे कॉपीराइट फाइल की जाती है, ठीक है। तो कॉपीराइट भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का टाइप है ना, जो उसके ओनर को राइट देता है उसकी कॉपीज, हाँ, जिसकी वो बुक है वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के बेच सकता है, दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके पास पूरी परमिशन है ना। अब तुमने सुना होगा कि जैसे अगर वर्ल्ड कप जो अभी फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा था, वो जियो सिनेमा पे आ रहा था, राइट? जियो सिनेमा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके कॉपीराइट राइट्स जो थे वो केवल जियो सिनेमा ने लिए हुए थे। उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट देके लिए होंगे। अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार वो दिखाता तो जियो सिनेमा उनको डायरेक्ट स्यू कर सकता था, ठीक है। इस वजह से कॉपीराइट के आपके जो स्टेप्स हैं वो रहते हैं। कॉपीराइट इसीलिए बनाया गया है ताकि जो एक इंसान का वर्क है वो दूसरा कोई कॉपी ना कर पाए, ठीक है। अब ये 1957 कॉपीराइट एक्ट के तहत निकला था, गवर्नमेंट इसे फुली सपोर्ट करती है, ठीक है। अब ओनर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क के पास काफी सारे रूल होते हैं, वो उसे बना के बेच सकता है। देखो, फॉरेन ओरिजिनल लिटरेरी म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क इसके लिए यूज किया जाता है ये बेसिकली, और ये सब तुम पढ़ सकते हो, अब मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बट कॉपीराइट में तब दिक्कत आती है जैसे दो या दो लोगों से ज्यादा ने मिलके कोई चीज बनाई, या फिर किसी ने, फॉर एग्जांपल मेरे को किसी से ड्राइंग बनवानी है, मेरे को अपने घर के लिए एक अच्छी सी ड्राइंग चाहिए, ठीक है। मैं गया एक अच्छे पेंटर के पास, मैंने उससे बोला भाई मेरे को ड्राइंग बना के दे दो अच्छी सी। अब इस केस में तुम ध्यान से सुनो, कॉपीराइट किसके नाम होगा ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पेंटर है उसने बनाई तो है, बट उसने किसी और के कहने पे वो बनाई है। तो उस ओनर का होगा या फिर वो जो आर्टिस्ट है उसका कॉपीराइट होगा वहां पे, वो आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है। तो वही यहाँ पे दिया है कि अगर कोई थर्ड पार्टी किसी को काम करने के लिए देती है तो यहाँ पे कॉपीराइट का केस जो है वो मुश्किल हो जाता है समझना कि क्या केस है, किसको मिलेगा कॉपीराइट, किसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है। ये सब पढ़ना चाहो तो पढ़ लोगे, नहीं तो ये ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट में सिंपल वो यही पूछते हैं सब कि कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट वही सेम है जैसे ट्रेडमार्क के थे। कोई और किसी की पोयम वगैरह सेल नहीं कर सकता, बुक सेल नहीं कर सकता, उसको ऑफिशियली दिखा नहीं सकता अपने काम में। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक ड्राइंग बनाई है, कोई और उस ड्राइंग को बेच नहीं सकता, पब्लिक में दिखा नहीं सकता, अपनी किसी भी चीज़ में मेरी ड्राइंग को यूज़ नहीं कर सकता। अब यूट्यूब में ही कॉपीराइट चलता है, मेरी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट हो जाती हैं, मेरी बनाई हुई है। अगर यही मेरी सेम वीडियो कोई और डालता है तो मेरे पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी वीडियो को किसी ने कॉपी किया है, आप इस पे सेवरल एक्शंस ले सकते हो। तो इस केस में यूट्यूब मुझे ऑप्शन देता है कि जिसने भी मेरा वर्क कॉपी किया है, मैं उसे मैसेज करके बोल सकूं कि आप अपना ये वर्क हटा लो क्योंकि ये मेरा कॉपीराइट है। नहीं तो मैं यूट्यूब से सीधे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि ये जो वीडियो है इसे परमानेंटली रिमूव कर दिया जाए एंड सामने वाले के चैनल पे स्ट्राइक मार दी जाए। तो कॉपीराइट ऐसे काम कर सकता है, इन्फ्रिंजमेंट ऐसे ही काम करता है। अगर कोई बंदा डायरेक्ट इसमें भी वही रहता है कि अगर फुली यूज़ कर रहा है तो अलग होता है, थोड़ा सा पार्ट यूज़ किया है तो अलग सीन रहता है। तो इन्फ्रिंजमेंट का वही वाला पार्ट है। अब इसमें इन्फ्रिंजमेंट का जो भुगतान होता है, मतलब जो भी जिसका नुकसान हुआ है, तो वो 2 टाइप से मिल जाता है। एक तो सिविल रेमेडीज़ में मिल जाता है, एक क्रिमिनल रेमेडीज़ में मिल जाता है। तो देखो सिविल रेमेडीज़ में तुम्हारा जितना भी क्या कहते हैं कोर्ट का खर्चा होता है, जिस जो भी तुमने अब तुम किसी लॉयर के प्रोफेशनल कॉपीराइट में तुम किसी लॉयर के साथ ही केस करोगे। मैं तुम्हें इसे थोड़ा एक उससे समझा देता हूँ। हम्म, हाँ, तो देखो इस वाले में सिविल रेमेडीज में यही होता है कि तुम्हारा जो जज का खर्चा होता है, तुम्हारा जितना लॉस हो चुका है अब तक, तुम्हारा उससे कितना प्रॉफिट हो सकता था प्रेडिक्टेड, वो सब तुम्हें वापस कर दिया जाता है। ठीक है, और ये इंडियन कोर्ट्स के सामने होता है। क्रिमिनल रेमेडीज में किसी ने तुम्हारा क्रिमिनली यूज किया है या फिर कुछ भी किया है, तो इस केस में पनिशमेंट मिल सकती है 6 महीने की, जो कि एक्सटेंड करी जा सकती है 3 साल तक, और उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है 50,000 से लेके 2 लाख तक का। तो ये क्रिमिनल रेमेडीज में आता है। अभी हम लोग बात करते हैं ट्रेडमार्क की। तो ट्रेडमार्क देखो समझना बहुत मुश्किल है, ट्रेडमार्क मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, माय बैड। ट्रेडमार्क्स बेसिकली एक नाम पे होता है। फॉर एग्जांपल कोका कोला ने अपने नाम का ट्रेडमार्क कर रखा है। इसका मतलब क्या है, कोका कोला ने कोका कोला का नाम कि कोई और यूज नहीं कर सकता अपने पे अपने बिजनेस में। मैं अभी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाऊं तो मैं उस पर कोका कोला नहीं छाप सकता, अगर मैं चाहता हूं तो वो मुझे डायरेक्ट कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। ट्रेडमार्क जो है वो अप्लाई किया जा सकता है क्या कह सकते हो तुम, सिंबल पे, ठीक है, लोगो पे, नाम पे, है ना, और और किस पे अप्लाई कर सकते हो, इन्हीं सब चीज़ों पे ट्रेडमार्क जो है वो अप्लाई होता है। तो ट्रेडमार्क भी तुम समझ गए। ट्रेडमार्क में और इससे ज़्यादा नहीं है, ट्रेडमार्क का कोई इन्फ्रिंजमेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि ट्रेडमार्क बेसिकली सीधे अगर मेरी चीज़ को यूज़ कर रहा है तो मैं डायरेक्टली उसे स्यू कर सकता हूँ। तो स्यू रोनाल्डो वाला नहीं, स्यू ऑफिशियली लॉ वाला। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं आरटीआई एक्ट की। तो आरटीआई एक्ट है क्या, आरटीआई एक्ट 2005 है क्या? आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 में बनाया गया था एक ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। बेसिकली ये करता क्या है, ये मेजरली गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है। इसमें क्या है, हम जैसे आम लोग, मतलब देश की जनता, वो गवर्नमेंट से किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के डिटेल्स मांग सकता है कि इसमें क्या क्या खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें ये देखना है एक लेवल तक। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे किस लेवल तक। तो ये आरटीआई एक्ट यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी पब्लिकली एक्सेस हो। द एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट। ये जो एक्ट है ये सबसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, एंड तुमने देखा भी होगा अभी काफी सारी चीजों में आरटीआई यूज होता है। कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाओ, इनफैक्ट तुम अगर EQT की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे भी तुम्हें आरटीआई का एक ऑप्शन मिलता है, तो वो इसी के लिए है। अब देखो इसमें क्या होता है कि agencies owned and controlled all these organizations which are substantially financed by government, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, comes under the purview of the act। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी एजेंसीज हैं उन सबको इस एक्ट के अंदर आना पड़ता है, एंड अगर कोई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें डिटेल्स देखनी है तो ये उससे मना नहीं कर सकते। अगर ये उससे मना करते हैं तो इनके खिलाफ केस हो सकता है। अगर ये दिखाने में भी लेट करते हैं, ठीक है, कोई अगर देरी होती भी है, तो उस केस में भी इनके ऊपर गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन कर सकती है, खुद गवर्नमेंट के ऊपर ही, जो एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे उनके ऊपर, कि इसमें देरी क्यों हो रही है। ठीक है,
अब द एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वही यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी तुम्हारी अथॉरिटीज होती है गवर्नमेंट की, और पब्लिक अथॉरिटीज भी, उसको भी ये आरटीआई एक्ट के अंदर आना पड़ता है। एंड किसी भी रिस्पॉन्स के सिटीजन की रिक्वेस्ट को इन्हें रिस्पॉन्स देना पड़ता है टाइम पे, ठीक है। अब किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड थ्रू आरटीआई, अब देखो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एटॉमिक, जो हमारे इंडिया का एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तुम उसकी आरटीआई एक्ट नहीं फाइल कर सकते बेसिकली, क्योंकि वो काफ़ी एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, वो शेयर नहीं किया जा सकता। तो इसके बाहर कुछ इसके एक्सक्लूडिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, द सिटीजन कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज दैट गवर्नमेंट कैन डिस्क्लोज टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के साथ जो शेयर किया जा सकता है वो हमारे साथ भी शेयर किया जा सकता है। अब जैसे कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी सोवरेनिटी को या फिर इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बाहर नहीं आनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स रहते हैं गवर्नमेंट के, तो उनको आरटीआई से बाहर निकाला गया है, ठीक है। इसके अलावा जो कि सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर फॉरेन कंट्रीज के साथ जो भी रिलेशंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उन सबको आरटीआई से बाहर निकाला गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आरटीआई के पढ़ सकते हो, सिटीजन्स को, सिटीजन्स गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे उसको एम्पावर किया गया है, उसको जो है वो बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। द एक्ट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, ऑब्वियसली साफ सीधी बात है। करप्शन कम करता है, सबसे बड़ी बात यह है, आरटीआई जब से आया है करप्शन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हिसाब देना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, राइट। और सिटीजन्स को भी, मतलब एक तरीके से ये जो है इंटरैक्ट करता है सिटीजन्स के साथ, और सिटीजन्स को एक ट्रांसपेरेंसी का जो है फील मिल पाता है कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो आरटीआई में इतना लिख दोगे इनफ है। एंड अभी हम लोग बात करें आईटी एक्ट की, आई थिंक वीडियो 21 मिनट की चली गई है। आईटी एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये एक्ट वही है कि जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या फिर अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन से हुए हैं, उनको गवर्नमेंट आईटी एक्ट में रिकॉग्नाइज करती है ऑफिशियली, ऑफिशियली, ठीक है, जिनको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं, ठीक है। इस एक्ट की हाईलाइट क्या है, देखो, डिजिटल सिग्नेचर को एक ऑथेंटिक, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मान लिया, ठीक है। अगर कहीं पे भी बंदा डिजिटल साइन कर रहा है तो उसको अगर एक फिजिकल साइन भी नहीं है तो भी उसको कंसीडर कर लिया जाएगा एज अ ऑफिशियल स्टेटमेंट, राइट। डिटेल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। स्कीम फॉर रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, ये सब तुम पढ़ सकते हो। तो बेसिकली यही था आईटी एक्ट में, इन सबको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। बाकी ये सब है, ये सब तुम पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो इसमें से आता था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।